हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सी करमवीर लठवाल आप सभी का गोहाना मुद्रिका पल्स चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एनजीओ के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो एनजीओ है यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्यों हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है और इसको किस फॉर्म में बना सकते हैं या फिर इसको बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होती है और हमें इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के अंतर्गत शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनजीओ पर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके में ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो काम होते हैं यानी कि आम लोगों की जो सहायता करने का जो मुख्य जो काम है वो मुख्यतः गवर्नमेंट का होता है। यानी कि उसको गवर्नमेंट ने उन व्यक्तियों की हेल्प करनी होती है, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड कोई सहायता देनी है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई हेल्प करनी है। कई बार गवर्नमेंट अपने इन कामों को एज ए गवर्नमेंट के रूप में वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है या कई बार फंड की कमी होती है। जो गवर्नमेंट हमारे से एज टैक्स के रूप में जो पैसा कलेक्ट करती है वो उसी को हमारी हेल्प के लिए, जैसे कि एजुकेशन हमें प्रोवाइड करने के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज रन करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाते हैं। लेकिन कई बार वो किसी कारण से ये काम नहीं कर पाते हैं, तो ये काम एक प्राइवेट आदमी को करने होते हैं। और गवर्नमेंट ने हमें ये छूट दे कि आप भी इन कामों को कर सकते हैं। पब्लिक को हेल्थ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर पब्लिक को एजुकेशन आप प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर पब्लिक को किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ओल्ड एज होम है या फिर अनाथ आश्रम है, किसी भी तरीके के ये इस तरीके के काम हैं। तो पब्लिक गवर्नमेंट न करके यदि उनको कोई आम आदमी करता है, वो किस तरीके से करेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत करेगा, जो भी वो स्टेटस बनाएगा अपना, और उसको वो अगर किसी गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाता है तो और वो जो भी उन्होंने स्टेटस बनाया है उसमें इस तरीके के काम करता है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के कोई काम करता है, तो हम उसको एनजीओ कहेंगे, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो संचालन है इन एनजीओज का, इन ऑर्गेनाइजेशन का, वो नॉन गवर्नमेंट व्यक्ति के हाथ में होता है, यानी कि गवर्नमेंट इनका संचालन नहीं करती, आप या हम जैसे लोग इनका संचालन करते हैं। इनको कई बार हम एनपीओ भी कह देते हैं, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए जाते। यानी कि यदि इनमें कोई कई बार छोटा मोटा प्रॉफिट आ भी जाता है तो वो उनके बिजनेस से रिलेटेड वो सरप्लस कहेंगे, हम उसको प्रॉफिट भी नहीं कहेंगे, तो वो सरप्लस होता है न कि प्रॉफिट। तो अब हम इनका देखते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाने होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो एनजीओ है वो उसका रजिस्ट्रेशन किस किस स्टेटस में करवाएंगे। स्टेटस मतलब उसको एज ए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या एज ए सोसाइटी करवाएंगे या एज ए कंपनी एक्ट के अंतर्गत, यानी कंपनी एक्ट 2013 जो हमारा नया कंपनी एक्ट आया उसके चैप्टर 8 के अंतर्गत एक रिलीजियस कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि सोसाइटी ट्रस्ट की तरह ही काम करती है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आदमियों के मन में कन्फ्यूज़न होता है, बिजनेसमैन के मन में भी, कि वो एनजीओ बनाना चाहते हैं, उस एनजीओ को किस स्टेटस में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हम ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, सोसाइटी बनाना चाहते हैं या कंपनी बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम उनको बनाएंगे। हम उसमें चैरिटी का काम करना चाहते हैं, जो भी हम बनाएंगे। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हम ट्रस्ट बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा, कितने व्यक्तियों की हमें ज़रूरत होगी ट्रस्ट बनाने के लिए। सोसाइटी बनाते हैं उस टाइम पर हमें क्या करना होगा, या फिर अब अगर हम कंपनी बनाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप लेने होंगे, ये और इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, तो जो एनजीओ है, एनजीओ को हम 3 वे में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एनजीओ का, एज ए ट्रस्ट या फिर एज ए सोसाइटी या फिर एज ए चैप्टर 8 की कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। जो ट्रस्ट है ये चैरिटी करने का सबसे पुराना तरीका है इंडिया के अंदर। देसी अगर लैंग्वेज में हम कहें तो जो पुराने व्यक्ति हैं वो ये कहें कि हम ट्रस्ट बना रहे हैं, ट्रस्ट में डोनेट करनी है कोई भी चीज़, अगर हमें चंदा देना है तो हम फलाने ट्रस्ट में देंगे। तो वो ट्रस्ट क्या है, कई सारे
व्यक्ति इकट्ठा होकर वो किसी एक ऑब्जेक्ट को करने के लिए, यानी कि कोई चैरिटी का काम करने के लिए, कोई एजुकेशन सोसाइटी रन, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन करने के लिए, हॉस्पिटल रन करने के लिए, तो हमें ट्रस्ट बना लेते हैं। और जो ट्रस्ट है ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882 का एक्ट है, उसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। केवल 2 स्टेट्स यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के पूरे इंडिया के अंतर्गत द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात का अपना अलग से ट्रस्ट एक्ट है जिसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद क्या आती है, दूसरा स्टेप आता है सोसाइटी का। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी भी एक इसी तरीके से कुछ व्यक्तियों का समूह है जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो चैरिटी करने के लिए, कोई भी स्कूल, एजुकेशन, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम चलाने के लिए, या कोई और एनी अदर जो है जैसे गौशाला रन करने के लिए कुछ व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो दूसरा जो स्टेटस कह सकते हैं कि हम उसको पहला हम एज ए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका एज ए सोसाइटी कौन से कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी? सोसाइटी होगी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। लेकिन अब क्या है, कुछ स्टेट में ये जो सेंट्रल एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे कि हम बात करें हरियाणा के अंदर, तो द हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 और इससे रिलेटेड इसके जो रूल हैं वो आ गए हैं। तो जो पुरानी सोसाइटी थी हरियाणा के अंतर्गत, जो पुराने एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी, तो उन सोसाइटियों का रिन्यूअल जो है यानी उनका इस नए एक्ट में करवाना हरियाणा के अंदर कंपलसरी था। अगर हम किसी दूसरे स्टेट की बात करें, अगर उसका स्टेट का अपना इंडिविजुअल एक्ट है तो उस एक्ट के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा। हरियाणा की बात करें तो हम द हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं। अब थर्ड जो इसका ऑप्शन है एज ए एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाने का, वो चैप्टर 8 की कंपनी, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत एक स्पेशल चैप्टर 8 बनाया गया है, जिसके तहत हम अपने एनजीओ को एज ए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसमें कंपनी के नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न लगाते हुए भी हम एज ए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी बेनिफिट को उठा सकते हैं। इसमें हम बिजनेस भी रन कर सकते हैं, अगर कंपनी कोई चाहे तो वो हम सोसाइटी के अंतर्गत भी बिजनेस रन कर सकते हैं अपना अलग से कोई करना चाहे तो। ठीक है, तो ये तो था इनके रजिस्ट्रेशन के बारे में कि हम ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में होता है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में होता है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में होता है। अब इनका स्टेटस क्या रहेगा? स्टेटस अगर हम इनको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एज ए ट्रस्ट, सोसाइटी या चैप्टर 8 की कंपनी, तो इन सभी तीनों का स्टेटस हम कह सकते हैं कि तीनों एनजीओ हैं या एनपीओ हैं। यानी कि एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ये बनाए गए हैं ये प्रॉफिट के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाया और पब्लिक में के इंटरेस्ट में काम करने के लिए इनको बनाया गया है, यानी कि कोई चैरिटी के काम करने के लिए इनको बनाया गया है। अब इनको बनाने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो हमें एक ट्रस्ट डीड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यदि हम उसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, इनके में ज़रूरत होगी। सेम चीज़ MOA और AOA हमें कंपनी अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमें इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इनका रजिस्ट्रार कौन होगा, यानी कि किस व्यक्ति के पास हम जाएं कि हमारे इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड करो, एज ए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और एज ए कंपनी रजिस्ट्रेशन करो। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के पास होता है, जो कि तहसील लेवल पे रजिस्ट्रार जो हमारे बैठते हैं, तहसीलदार हम कह सकते हैं देसी लैंग्वेज में, तो वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे ऑफिसेज हैं, जैसे DIC का ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ऑफ हरियाणा, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हर डिस्ट्रिक्ट पर ऑफिस होता है और उसके अंदर एक रजिस्ट्रार होता है, यानी उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एंड फर्म, जिसके जो हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करता है। हरियाणा के अंतर्गत नए एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी की बात करें चैप्टर 8 की कंपनी, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC हम बोल सकते हैं उसको, उसके पास इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये हमारा जो हरियाणा का ROC है वो दिल्ली है, तो हमारा जो अगर यदि हम अपने NGO को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन दिल्ली से होगा। अब एक चीज़ और बता दूं मैं, इनमें जो रजिस्ट्रेशन होता है
ट्रस्ट का यदि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए हमें अपने नेम की अप्रूवल यानी कि पहले से नेम अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं होती। सोसाइटी में एज ऑन डेट, इवन हरियाणा की बात करूं तो मैं हरियाणा के अंतर्गत हमें अपने रजिस्ट्रेशन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, MOA बनाने से पहले हमें 3 नाम रजिस्ट्रार के पास लिखकर एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कि हम इन तीनों में से कोई भी एक नाम अलॉट कर दो। पहले नाम अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद हम MOA बनाएंगे और जो भी कानून के तहत जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, इनकी मेंबर्स के आईडी कार्ड, उनके फ़ोटो, आईडी प्रूफ, मतलब आईडी कार्ड नहीं, आईडी प्रूफ, उनके फ़ोटो, सिग्नेचर, बाय लॉ पर उनके सिग्नेचर, इन सब की ज़रूरत होगी। उन सब डॉक्यूमेंट्स को हम ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे, जिससे कि उसका रजिस्ट्रेशन संभव हो सके। उसी तरीके से यदि हम कंपनी बनवाना चाहते हो तो कंपनी के अंतर्गत भी हमने अपने पहले नेम भेजने पड़ेंगे ROC को कि आप ये हमारे नाम, हम इनसे अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वो अप्रूव कर देंगे। उसके बाद ये हमारे जो अभी है MOA AO प्रिपेयर करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी उनके पास। अब बात आती है कि यदि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, NGO बनाना चाहते हैं, तो हमें मिनिमम कितने % की रिक्वायरमेंट है। ट्रस्ट की बात करूं तो मैं ट्रस्ट में मिनिमम 3% की रिक्वायरमेंट है, 1 सेटलर और 2 ट्रस्टी यानी कि बेनिफिशियर। यदि मैं सोसाइटी की बात करूं, विद इन स्टेट जो सोसाइटी होती है या इंटर स्टेट की जो सोसाइटी है उसमें मिनिमम 7% की रिक्वायरमेंट होती है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें और तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 5% की रिक्वायरमेंट होती है। यदि मैं कंपनी की बात करूँ, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सेपरेट की कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उस केस में मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर। यदि वो दोनों डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हैं तो हमें केवल 2% चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाने के लिए। अब बात करते हैं इसमें कंप्लाइंस के रूप में क्या होगा, यानी कि यदि हम एज ए हमारे पास ट्रस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तो उसमें कंप्लाइंस कम है। जो ईयरली कंप्लाइंस है केवल इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए, यानी कि उसकी ऑडिट होएगी, उसकी बैलेंस शीट बनेगी, उसके ITR आएगी, वो कंप्लाइंस रहेगी। लेकिन रजिस्ट्रार की तरफ से कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कंप्लेंट्स नहीं है। यदि हमारे विद इन ईयर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको एक रिपोर्ट बनाकर और मतलब वो रजिस्ट्रार के पास भेज देंगे। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी के अंतर्गत एक एनुअल रिटर्न्स, सोसाइटी और कंपनी दोनों में एनुअल रिटर्न हमें रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होती है। सोसाइटी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी फॉर सेट डिस्ट्रिक्ट जिसके अंतर्गत वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है जिस जिले के अंतर्गत, और कंपनी के केस में जिस ROC के अंतर्गत वो सेपरेट की कंपनी आती है उसको हमें एक एनुअल रिटर्न भेजनी होती है जिसके अंतर्गत मेंबर्स की डिटेल, कंपनी के केस में डायरेक्टर की डिटेल, बैलेंस शीट, दोनों के केस में ये हम रजिस्ट्रार के पास हमें सबमिट करनी होती है। यदि इनको सबमिट करने में कोई देरी होती है तो हमारे ऊपर पेनल्टी या लेट फीस इन दोनों केस में लगेगी। किस केस में? सोसाइटी के केस में और कंपनी के केस में। लेकिन ट्रस्ट के केस में ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम भेजें, अगर हम भेजना चाहें तो भेज भी सकते हैं, लेकिन उसमें कोई लेट फीस या मैंडेटरी मिनिमम फीस एक्ट के अंतर्गत नहीं लिखी गई। लेकिन सोसाइटी और कंपनी के केस में दोनों में मिनिमम फीस है जो हमें एनुअल रिटर्न के साथ सबमिट करनी होती है। उसके बाद बात आती है इनको रजिस्ट्रेशन करवाने में कितनी कॉस्ट आएगी। सबसे कम कॉस्ट एज ए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज ए ट्रस्ट रजिस्टर करवाते हैं तो सबसे कम कॉस्ट आती है। उससे थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट सोसाइटी बनाने में आती है और सोसाइटी से भी ज़्यादा, इनके तीनों में कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे सस्ता ट्रस्ट है, सबसे महंगी यदि हम उसको एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सोसाइटी मानी जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है कि एक फेरा होता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। यदि हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन NGO के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना है और वो करवा के यदि हमें विदेश से अगर हमने पेमेंट लेनी है तो उसके लिए हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो तीनों के तीनों जो भी हमारे स्टेटस है, ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी, तीनों प्रेफरेबल है, तीनों का रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत हो सकता है, यानी कि हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रस्ट का होगा हो जाएगा, सोसाइटी का नहीं होगा, या कंपनी का होगा तो ट्रस्ट का नहीं होगा। तो तीनों का इक्वल स्टेटस है वहाँ पर। इसी प्रकार से यदि हम मान लीजिएगा हमने अपने NGO का इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत 2 सेक्शन हैं, वो कौन से हैं? सेक्शन 12
आजकल जो नया सेक्शन है 12AB और सेक्शन 80G, जिसके अंतर्गत जो हमें डोनेशन देता है हमारे इन एनजीओ के अंतर्गत, तो वो डोनेशन देने वालों को अगर छूट चाहिए तो हमें 80G के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और यदि एसएससी को यानी कि ट्रस्ट को इनकम टैक्स न लगे, इसके लिए छूट हमें अगर हमने अवेल करनी है इनकम टैक्स कानून में, तो सेक्शन 12AA के तहत हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो जो तीनों स्टेटस हैं एनजीओ के, ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी, तीनों का रजिस्ट्रेशन इन सेक्शनों के अंतर्गत हो जाएगा। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हम कंपनी का करेंगे या सोसाइटी का करेंगे या ट्रस्ट का नहीं करेंगे, तो तीनों का तीनों इक्वल जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, यानी कि पारदर्शिता किस में ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पारदर्शिता कंपनी के केस में होती है, क्योंकि उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है ईयरली कंपलसरी आरओसी के अंतर्गत एनुअल रिटर्न जाती है। उसके बराबर लगभग बराबर की पारदर्शिता सोसाइटी के अंतर्गत होती है, और ट्रस्ट के अंतर्गत थोड़ी कम होती है। यदि मैनेजमेंट चाहे, जो गवर्निंग बॉडी है इन सोसाइटी की और ट्रस्ट की, तो वो पारदर्शिता इसके अंतर्गत मेंटेन कर सकती हो सकता है कंपनी से भी हायर पारदर्शिता वो इसके अंतर्गत मेंटेन करें। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत जो लीगल राइट्स और द प्रॉपर्टी होती है उसमें किसके होते हैं। ट्रस्ट के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी पर लीगल राइट्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी किसके नाम से हेल्ड करेगी, वो ट्रस्टी के नाम से होएगी। और सोसाइटी के अंतर्गत नेम ऑफ द सोसाइटी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी हम मेंटेन कर सकते हैं। और जो कंपनी होती है उसमें भी कंपनी के नाम से हम कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर सकते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन यदि हम करवाना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा रजिस्ट्रेशन करवाने में। जो ट्रस्ट होता है वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाने में सबसे कम टाइम लगता है। हम कह सकते हैं कि 2-3 दिन में या विद इन 1 वीक हम इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें नेम अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ट्रस्ट डीड हमने बनाई और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई, वहाँ पर जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर KYC से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जो ट्रस्ट डीड हम बनाते हैं उस ट्रस्ट डीड को बनाते हुए वक्त हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। स्टैंप ड्यूटी हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो ट्रस्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी है, जो बेनिफिशरी जो भी अमाउंट बताएगा कि मैं ये ट्रस्ट है, ये अमाउंट डोनेट कर मैं इस ट्रस्ट को बना रहा हूँ, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का या उस अमाउंट पर 7% की हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। उस स्टैंप ड्यूटी के अमाउंट पर हमें ट्रस्ट डीड लिखेंगे और रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। विद इन 2-3 दिन या मैक्सिमम 7 डे के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब बात करूँ सोसाइटी की। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो है, सोसाइटी और कंपनी का, दोनों के केस में हमें एक सबसे पहले तो नेम अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। पहले नेम अप्रूवल होगा, उसके बाद जो है हम MOA लिखेंगे और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है हम रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजेंगे। तो इनमें लगभग 1 महीना लग जाता है हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन करवाने में। यदि हम एज ए सोसाइटी और ट्रस्ट सोसाइटी और कंपनी के रूप में अपने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लगभग 1 महीना कह सकते हैं। और ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है, विद इन 1 वीक इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये था सारा कुछ सोसाइटी के बारे में, ट्रस्ट के बारे में और कंपनी के बारे में, यानी कि NGO को हम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाएं, कहाँ पर करवाएं। तो अंत में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गोहाना मुद्रिका पल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इजीली आप तक पहुंच जाए, मिलते रहे, ताकि आप उनका जो फ़ायदा है अपने डेली रूटीन में उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।